उत्तर प्रदेश में एक समय था जब पर्यटन का मतलब सिर्फ ताजमहल हुआ करता था, जिसके आकर्षण में हर साल देश और विदेश से लाखों करोड़ों सैलानी उत्तर प्रदेश में आते थे। लेकिन योगी सरकार ने पर्यटन से विकास की राह तेज करने का जो सपना देखा था, वो लगभग हकीकत बनता जा रहा है। पिछले साल के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सैलानियों का ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और सैलानियों की पसंद भी बदलती जा रही है। अब सैलानियों की पहली पसंद काशी विश्वनाथ मंदिर और प्रयागराज का संगम तट और तीसरे नंबर पर अयोध्या बनती जा रही है। सरकार ने आस्था के जरिए विकास की राह को बढ़ाने के लिए इन पर्यटन स्थलों का चयन किया और फिर उन्हें विकसित कराने का काम तेज कर दिया। योगी सरकार की योजना केवल यहीं तक सीमित नहीं है। प्रदेश में आस्था से जुड़े प्रमुख तीर्थ स्थलों को लगातार विकसित करने के साथ ही योगी सरकार विकास की राह को भी आगे बढ़ाने के काम में जुटी हुई है। यूपी में पर्यटन की जो छलांग है, जो बढ़ोतरी है, वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इन 9 सालों का रिकॉर्ड आप GFX के जरिए आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 9 महीने में यूपी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यूपी में पर्यटन की छलांग काशी, अयोध्या और प्रयागराज सबसे पसंदीदा स्थल लोगों का बनता जा रहा है। लोग अगर घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो इन स्थलों पर जाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो 4.49 करोड़ पर्यटक अब तक प्रयागराज पहुंचे हैं। जिस तरीके से चाहे काशी कॉरिडोर का जिक्र कर लें, एक जोड़ने की जो कनेक्टिविटी की कोशिश की जा रही है, तो सैलानी और श्रद्धालुओं में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जो देश विदेश के सैलानियों का ये आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। देसी सैलानियों की संख्या में भी 31 करोड़ 91,95,206 संख्या हो गई है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी तादाद में ये बढ़ोतरी हुई है। तो काशी के बाद पर्यटकों की दूसरी पसंद प्रयागराज है। तीसरे नंबर पर अयोध्या पहुंचे पर्यटक। अयोध्या को लेकर आज पूरी तरीके से अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। बेहतर कदम सरकार का नजर आ रहा है, यानी कि जो सपना काफी वर्षों पहले देखा गया वो अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। और आज इसी को लेकर दर्शकों की राय भी साझा करेंगे, क्योंकि आज राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सुकता भी देखने को मिल रही है। पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है और जाहिर सी बात है, अगर धार्मिक स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो इससे विकास की जो राह है वो आसान हो जाती है, बेहतर हो जाती है। तो इस ओर एक प्रयास सरकार का होता नजर आ रहा है और कितना सार्थक होगा आने वाले समय में, इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। संवाददाता भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज और अयोध्या से। प्रयागराज से राहुल मिश्रा संवाददाता जुड़े हुए हैं, अयोध्या से RP सिंह संवाददाता जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ महाकालेश्वर से महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चंद्रभूषण महाराज अयोध्या से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत एक बार अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि इस वक्त अयोध्या पूरी राममय हो चुकी है। एक अजब
और गजब का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आरपी सिंह, आपका रुख करेंगे, क्या कुछ उत्साह पर्यटक के लिहाज से भी? जी, आपको बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या पर्यटक के इतिहास से राममय हो चुकी है। जो सपना था पूरे विश्व को, जो सपना था राम राज कायम होने का, वो समय आ चुका है। पूरे विश्व की निगाहें रामनगरी अयोध्या पे इस पर टिकी हुई हैं। जैसे जैसे यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा या उसका और बढ़ता हुआ, वैसे यहाँ पे लोगों को, जो लोग आ रहे हैं 2.5 से 3 लाख, अब तो 3.5 लाख लोग यहाँ रोज दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या इसमें ऐतिहासिक में धीरे धीरे परिवर्तन हो जा रहे हैं और धीरे धीरे ताता बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे जो व्यवसाय है प्रशासन को धीरे धीरे करके और बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे जो व्यवसाय है, पार्किंग के व्यवसाय और व्यवसाय धीरे धीरे कम ही पड़ता जा रहा है। जितनी रोड चौड़ी करती जा रहे हैं उतनी ही यहाँ कमी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं रामनगरी में अब ये ऐसा लग रहा है जैसे जो पूरा विश्व जो है राम राज की तरफ तब्दील हो रहा है और राममय बनाने के लिए पूरी अयोध्या जो है। तो और यहाँ पे आप जैसे आएंगे, जैसे पूरी अयोध्या में राम राज में डूब जाएंगे। पूरी अयोध्या इस तरह सजाई जा रही है कि जैसे आप गेट पे पहुंचेंगे वहां पूरा राम राज कायम होता जा रहा है। जी बिल्कुल, अयोध्या का अगर जिक्र करें तो अयोध्या में पूरा त्रेता युग जैसा माहौल नजर आ रहा है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम इस युग में पहुंच चुके हैं। एक बार प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पर्यटन लिहाज से बहुत बेहद अहम माना जाता है। राहुल मिश्रा का रुख कर लेते हैं। राहुल मिश्रा, अगर प्रयागराज का यहाँ पर जिक्र करें तो प्रयागराज पर्यटन के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? कितनी तादाद में यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं? कि प्रयागराज जो संगम तट है, सबसे बड़ी बात यह है और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे जो गंगा यमुना सरस्वती, राहुल पहले अपना फ्रेम ठीक कराइए, फ्रेम सही करो, इसके बाद अपनी बात को रखिए। जी फ्रेम सही हुई, फ्रेम सही हुई है जी कंटिन्यू। जी आपसे बता दें कि प्रयागराज क्या है। प्रयागराज जो संगम तट है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों माताएं हैं, जो कि और बगल में लेटे हुए हनुमान जी हैं। यहाँ पे कोई कभी पूछताछ नहीं होती थी। और आज की बता दे, आज तो ऐसा तेज पकड़ रखे हैं लेटे हनुमान जी के कारण कि सब दर्शन करने आते हैं। दर्शन करके और उसके बाद सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी अभी हाल ही में ही आकर के वहां पे पैसा दिए हैं जो कार्य प्रगति भी हो और आगे बढ़े। और संगम तट पे बता दे, संगम तट पे जो घाट है, घाटों को देखते हुए पूरी घाट एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि गंगा मैया सरस्वती तीनों माताएं सामने बोल देंगी। इतनी व्यवस्था इस सरकार ने करी है। कहीं न कहीं धार्मिक स्थल जो बढ़ा हुआ है, इससे जनता के मन में जो है उत्साह बढ़ता है, पूजा की तरफ, अर्चना की तरफ बढ़ता रहता है कि भाई हम जाएंगे वहां पे सारी सुविधा है, कोई असुविधा नाम चीज नहीं है। और आने वाले कुछ दिनों में मांग के महीने में क्या नाम है, जो अभी जो आ रहे हैं बाहर से, चाहे देश के हो विदेश के हो, हिंदुस्तान के हो या क्या नाम है प्रयागराज के हो, उत्तर प्रदेश के कहें, सब के सब आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आपसे बता दें कि दर्शन करके संगम तट पे नहाते भी हैं। और जो महाकुंभ बता दें, महाकुंभ जो आ रहा है, महाकुंभ को देखते हुए अभी सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी हाल में ही आकर के यहाँ पर निरीक्षण किए। निरीक्षण करने के बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे कोई चूक नहीं दिखाई देना चाहिए और सारे अधिकारियों को बैठा के बैठक करने के बाद। राहुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आरपी सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक दर्शक मेरठ से जुड़े हुए हैं, उमेश जैन जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, अपनी राय रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इतना विकास कराया है, सड़कों को इतना चौड़ा करा दिया है, जिससे पर्यटक दिन पर दिन ज्यादा आ रहे हैं और अयोध्या जी को घूमने का उनका चांस है। और जिसकी वजह से राम मंदिर के बनने के कारण पर्यटक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, बेहतर काम कराया गया और विकास के लिहाज से भी एक अहम कदम है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे हैं आज पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर कि किस तरीके से सरकार जो है वो इस ओर प्रयास करती हुई नजर आ रही है और ये प्रयास आने वाले समय में यानी कि कितना सार्थक होने वाला है, इस बिंदु को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद गिरी जी भी जुड़े हुए हैं, महामंडलेश्वर हैं, महाकालेश्वर से जुड़े हुए हैं। आपका रुख कर लेते हैं शैलेशानंद जी। पर्यटन को जिस तरीके से बढ़ावा मिलता जा रहा है, चाहे हम काशी कॉरिडोर का जिक्र कर लें, एक कनेक्टिविटी का जिक्र कर लें, या फिर प्रयागराज का जिक्र कर लें,
यहाँ पर काशी का जिक्र करें या अयोध्या का जिक्र करें, क्या जो आंकड़े अभी निकलकर सामने आ रहे हैं, जो हमने दिखाए, वाकई इन 9 सालों में पर्यटन को बढ़ावा मिला है? इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको बड़े व्यापक रूप से देखना पड़ेगा। इसके अंदर विशेष बात यह है कि आपके अंदर 3 चीजों से हमारी यात्राओं को परिभाषित किया गया जी। एक है पर्यटन, दूसरा है देशाटन, तीसरा है तीर्थाटन। तो देखिए, तीर्थाटन के अंदर तो धार्मिक नगरियों के अंदर लोग आते हैं तो अपने आध्यात्मिक प्रवंचन के लिए आते हैं, आध्यात्मिक मंथन के लिए आते हैं, साधनाओं के लिए आते हैं। वहीं पर देशाटन की जब बात आती है तो नॉलेज बेस्ड होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुद्धि का सहारा लेता है, बौद्धिक जगहों का वो यात्राएं करता है, जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ऐतिहासिक स्थान है, उन जगहों का। तीसरा आता है तीर्थाटन, पर्यटन। पर्यटन जो होता है उसके अंदर मनोरंजन का कूट होता है। अब ये नया युग है, इस नए युग के अंदर हमारे धर्म नगरियों को सहज राजस्व के लिए बड़े अच्छे से विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को साधुवाद, किंतु साथ में एक सुझाव हम लोग निरंतर रूप से यही दे रहे हैं कि किसी बड़े क्षेत्र को विकसित करने से पूर्व वहां तक की पहुंच की व्यवस्थाएं, वहां की रिहाइश व्यवस्थाएं, वहां का मॉब मैनेजमेंट, ये सारा बेहद तेजी से करना चाहिए। और दूसरा यह है कि वहां के विकास के चलते हुए उसकी मौलिक विशेषता कहीं विलुप्त ना हो जाए, उसका मौलिक महत्व जो है वो कहीं आधुनिकता के इस दौर के अंदर प्रदूषित ना हो जाए, संक्रमित ना हो जाए। क्योंकि यदि हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या श्रीपुर है। श्रीपुर यानी उसकी जो श्री यंत्रात्मक उसका एक आर्किटेक्चर था, उस आर्किटेक्चर को कहीं हम आधुनिक संसाधनों के चलते हुए कहीं डैमेज न कर दे। वहीं पर मैं महाकाल से आता हूँ, उज्जैनी से आता हूँ। उज्जैन के अंदर भी हम देख रहे हैं बड़ा व्यापक महाकाल क्षेत्र, महाकाल वन का विकास हुआ है और बेहद पर्यटक आ रहे हैं। रोजाना के 8-10 लाख पर्यटक वहां पर दर्शन के लिए आते हैं और पर्यटन के लिए आते हैं। अब दिक्कत यह है कि धर्म नगरी को यदि हम परिभाषित करें तो उसे शुद्ध रखा जाना आवश्यक है। पर्यटन नगरी के अंदर मनोरंजन के आधार पर भिन्न प्रसाधन होते हैं, प्रमोद होते हैं, वो एक अलग विषय हो जाता है। और देशाटन के अंदर वहाँ के साहित्य, वहाँ की संस्कृति को संवर्धन करने वाले केंद्र बनने चाहिए। तो समस्त शासन जो है उनको मैं निजी तौर पे और हम सब संत समुदाय की तरफ से ये सलाह देना चाहता हूँ कि इन तीनों बिंदुओं को विशेषज्ञों से सलाह लेकर के, हम जैसे साधु संतों से सलाह लेकर के और खूबसूरती से विकसित किया जा सकता है। जी, इतनी ही खूबसूरती के साथ मुझे लगता है और भी जगहों को अगर लिया जाए, भले ही आज भी बहुत सारी ऐसी धरोहर हैं जिन्हें लगता है अभी सहेजने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर उस पर भी सरकार इसी तरीके से फोकस करती है, चिन्हित करती है और देखा जाए उस पर खर्च करती है एक अच्छा खासा बजट, तो मुझे लगता है और भी बेहतर रहेगा आने वाले समय के लिए। हमारे साथ चंद्रभूषण महाराज जी भी जुड़े हुए हैं, आपका रुख करेंगे। चंद्रभूषण जी, जिस तरीके से पर्यटन बढ़ा है और अभी जैसा कि महाराज जी, महामंडलेश्वर जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि तीर्थाटन, देशाटन, इन 3 चीज़ों को जिस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया और एक सुझाव भी दिया, तो क्या लगता है अभी और ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि पर्यटन को और बढ़ावा मिले आने वाले समय में विकास के लिहाज से? सर्वप्रथम आप सभी को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जी। देखिए, स्वामी जी का सुझाव बहुत सही है, उसका मैं पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी दिशा दी है। देखिए, हम भी जो है देखें, हम तो भ्रमण करते रहते हैं, काशी भी देख रहे हैं, अयोध्या भी देख रहे हैं, मथुरा भी देख रहे हैं। जिस तरीके से आज की सरकार जो है, योगी जी और मोदी जी ने इसका विकास किया है, ये बहुत ही सुंदर है और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। ये आप खुद देख रहे हैं कि इस समय जो है, जो तीर्थयात्री लोग आ रहे हैं, वो लोग आके यहाँ पे व्यय करते हैं। लोग कहते हैं रोजगार नहीं, रोजगार व्यय करते हैं तो यही के लोगों को तो देते हैं ना। अपने यहाँ से जो है खाने की सारी चीजें, तो सब कुछ, सारी व्यवस्था तो लेके चलता नहीं है व्यक्ति, आके धन व्यय करता ही करता है, तो वो धन क्षेत्रीय लोगों को ही मिलता है। ये तो चल गया। अब एक बहुत बड़े, जैसे देखते हैं तो कहते हैं कि आप लोग सुनामी, ये भी एक विकास का सुनामी आप कह सकते हैं इसको मेरी भाषा में। इतने सारे तीर्थयात्री लोग काशी आ रहे हैं, कहाँ 1 करोड़ था आंकड़ा, आज 8 करोड़ पे आंकड़ा पड़, 7 गुना।
और मात्र जो है 9 महीने 10 महीने में 1 साल मान लेता हूं, चलिए आपका आंकड़ा जो भी हो, लगभग 1 साल के अंदर में जो है 9 गुना जो है तीर्थयात्री यहाँ पर आए, जो है वो लोग देखे कि काशी क्या है, काशी कॉरिडोर क्या बना है। हाँ, यहाँ तमिल संगमम, तभी हमारे इस उत्तर को जो है तमिल से दक्षिण से जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अब ये जो है हमारे अपने एक दूसरे के बीच कनेक्टिविटी पैदा करता है, और साथ ही साथ स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, अच्छी तरफ ध्यान आकर्षित किया कि ये जो हमारे काशी का, अयोध्या का अथवा मथुरा का अथवा कहीं का भी जो मूल वो चीज है, अयोध्या है प्रभु श्री रामचंद्र जी की, उनसे जुड़ी हुई चीजें, उनसे जुड़ी जो भावनाएं हैं उसका ध्यान रखा जाए और उसको बहुत विस्तार रूप किसी भी चीज का निर्माण आज इस समय देख के अगले 5 साल, अब समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर जब 9 गुना हुआ है तो आगे जो अपने अपने जाकर बताएगा कि जो है हमने काशी में ये देखा, अयोध्या में देखा, मथुरा में देखा, तो और भी तो बढ़ेंगे लोग। इसलिए रास्तों का चौड़ीकरण, क्षेत्र का जितना भी बहुत विशाल रूप से इसको करिए, क्योंकि ये सनातन है, जो है सनातन, यहाँ पर इसकी सनातन अब में लोगों के अंदर चेतना जग चुकी है, जिसके कारण से अब वो अपने मूल चीजों पर वापस आ रहे हैं। तो अब क्या है, अपने मूल काशी बाबा विश्वनाथ के पास आ रहे हैं, अपने मूल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आ रहे हैं, जो इष्ट हैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के पास आ रहे हैं, अर्थात उनकी कहीं ना कहीं भावना जुड़ी हुई है। वो चौपाटी पे नहीं जा रहे हैं, वो प्रभु श्री राम जी के पास आ रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण जी के पास आ रहे हैं, भोलेनाथ के पास आ रहे हैं, काशी आ रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं। इतना बड़ा कॉरिडोर परिवर्तन हुआ, किसी ने सोचा तक नहीं होता। मात्र उज्जैन ही नहीं, काशी में बना, अयोध्या में बन ही रहा है और मथुरा भी बना देंगे जल्दी। बिल्कुल, धार्मिक स्थलों का डेवलपमेंट, उनका विकास करना और उसके साथ साथ देश विदेश से जो पर्यटक हैं वो वहां तक पहुंचे और आसान तरीके से पहुंचे। जिस तरीके से अभी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया गया, किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देश के लोग ही नहीं, विदेशों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं पर्यटन को लेकर, टूरिज्म को लेकर, टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर सरकार की जो मंशा है वो सार्थक होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पिछले 9 सालों में पर्यटन में इजाफा हुआ है, या लगातार जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर पर्यटक भारी तादाद में पहुंच रहे हैं, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में और कितने बेहतर प्रयास होने चाहिए सरकार की तरफ से ताकि इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिले। जाहिर सी बात है विकास संभव होगा। हमारे साथ लगातार स्वामी शैलेशानंद गिरी जी जुड़े हुए हैं। शैलेशानंद जी, कई जगहों पर देखने को मिला है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर विदेशों का जिक्र करें या हम दुबई का जिक्र कर लें, तो उससे रिलेट करते हुए या विदेशी संस्कृति से सीख लेते हुए, जैसा कि हमारी सरकार एक कदम उठा रही है कि अब मठ मंदिरों को और विकसित किया जाए, और अगर विकसित किया जाएगा, उसे एक पर्यटन क्षेत्र बना दिया जाएगा, तो आने वाले समय में और ज़्यादा यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि विकास की जो राह होगी वो आसान हो जाएगी। एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा है सोनी जी। आप एक चीज बताइए कि मठ मंदिरों पर नियंत्रण किसका है? शासन का है, जिसके हम शुरू से ही विरोध करते आए। मठ मंदिर जब शासन के रहते हैं तो संत के मानस से विकसित नहीं होते हैं, वो विकसित होते हैं शासकीय मानसिकता से। दूसरा विषय यह है कि हम राजस्व के लिए मठ मंदिरों को विकास तो कर रहे हैं, किंतु उस राजस्व का उपयोग कहाँ होता है ये हम साधु संतों को नहीं पता। हमारे राष्ट्र के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक केंद्र है, धार्मिक केंद्र है। अब एक रेफरेंस देखिए, गोवा क्या था? बिल्कुल, दुर्वासा और परशुराम के वहां पर बहुत भट्टारक के रूप में उन्होंने श्री साधना की थी और बड़ा व्यापक धर्म क्षेत्र था। पुर्तगालियों के शासन के पश्चात में क्या हुआ? बिल्कुल, उसके अंदर पूरा विघटन हो गया। वहां पर अब पर्यटन केंद्र बन गया, लोग अब वहां पे कोई दर्शन के लिए नहीं जाते। तो अब आप इतने सत्ताएं आ गई, उसके बाद में उन्होंने गोवा को वापस से धार्मिक क्षेत्र के रूप में स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए, इसके ऊपर भी हमें प्रश्न करना होंगे। यदि हम इन जितने भी हमारे धर्मनगर हैं, वाराणसी जैसे, उज्जैन जैसे, प्रयाग जैसे, इनको यदि हम पर्यटन केंद्र बना देंगे तो आने वाली सत्ताओं की गंभीरता कितनी रहेगी? हमें वर्तमान सत्ता की गंभीरता पे कोई संदेह नहीं है, किंतु आने वाली सत्ताएं यदि विधर्मियों की आ जाती है तो ऐसी स्थिति में
उस जगह का कहीं हर्ष गोवा जैसा ना हो जाए, तो ये हमें सुनिश्चित करना होगा। इतने गहराई से यदि हम चिंतन नहीं करेंगे, तो मान बिल्कुल। लीजिए, देखिए अभी मैं इंदौर अपना मुंबई वडोदरा दिल्ली हाईवे के ऊपर हूँ, मैं वृंदावन की ओर आगे, दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, दिल्ली से वृंदावन जाऊँ। जी। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके हृदय में प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता ये हो रही है कि पहले यदि हमें हरिद्वार आना होता था उज्जैन से, तो हमें 2.5 दिन अलग से निकालना पड़ता था। आज हम कुल मिलाकर के 16 घंटे में बाय रोड हरिद्वार पहुंच जाते हैं। तो हमारे तीर्थाटन के सुगमता के लिए शासन ने जो कुछ किया है, उसकी तो हम जितनी साधुवाद दे वो कम है। साथ में हमें ये लगता है कि जब ये जो धर्म क्षेत्र है, जैसे उज्जैन के अंदर हुआ था, अभी वहां के माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया कि वहां पर मांस मदिरा का खुले में विक्रय नहीं होगा। तो हमारा तो कहना यह है कि धर्म नगरों को इन दोनों विषयों से, व्यसनों की विषयों से बिल्कुल मुक्त किया जाए, सख्ती से मुक्त किया जाए। तो ये शासनों को सोचना होगा। और स्वाभाविक बात है कि हम बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकते हैं, बड़े विशालकाय अट्टालिकाएं बना सकते हैं, विशाल यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं, बड़े ज्ञान के केंद्र खोल सकते हैं, धर्म के केंद्र खोल सकते हैं, किंतु नागरिक चरित्र का उत्थान नहीं हुआ तो ये सब किसी काम का नहीं है। यूरोप का हम असर देखते हैं, अमेरिका के अंदर हम स्थिति देखते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि सनातन धर्म का जो साहित्य है, सनातन धर्म की जो साधना है, वो आपके मानवीय चरित्र को उच्चतम पहुंचाती है। तो विदाउट नेशनल कैरेक्टर एवरीथिंग इज जस्ट डस्ट। इसके अलावा कुछ नहीं, वो राख है, वो धूल है, यदि आपके नागरिकों में चरित्र नहीं होगा। हम देखते हैं कि इतने अच्छी अच्छी मेट्रोज बनी, उसके ऊपर लोग थूक देते हैं। तो हमें ये सनातन जो सिखाता है उस विषय के ऊपर ज्यादा जोर देना होगा। वेद विद्या प्रतिष्ठान स्थापित करने होंगे, आयुर्वेद केंद्र, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के जो हमारे वंशानुगत, यानी पता नहीं कितनी सदियों से हमारा ये ज्ञान है, तो शारदा, यानी कि जितनी आसान ये राह नजर आ रही है स्वामी जी, उतनी राह ये आसान है नहीं, जिस तरीके से आपने बताया और इसको समझाया, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आने वाले समय में और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप मिश्रा जी लखनऊ से। संदीप, पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, अगर अयोध्या का जिक्र करें, काशी का जिक्र करें, पहले लोगों के जहन में एक ही सवाल आता था कि हमें घूमने जाना है, भाई चलो आगरा तक हो लेते हैं, ताजमहल देखकर वापसी कर लेते हैं, लेकिन अब बहुत सारे ऑप्शन हैं कि हम काशी भी जा सकते हैं। आज अयोध्या दुल्हन की तरह सज कर तैयार है, यानी कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियां जोरों पर हैं। तो अब ऑप्शन, विकल्प लोगों के सामने भी बहुत है, पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है और विकास के लिहाज से भी बेहतर कहा जा सकता है। लोगों की प्रतिक्रिया, संदीप अनम्यूट कर लें। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करते हैं तो लगातार पर्यटकों को लेकर के इसको काफी ज्यादा फायदा मिला है। यानी कि लोग दूर दराज से भी जो है कम दूरी तय करके जो है वो कम समय अपना बचा करके ऐसे स्थानों पर जा करके ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं अयोध्या की बात करते हैं, आज के समय में अयोध्या जिस तरीके से विकसित हो रही, जिस तरीके से वहां के मार्ग बन चुके हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वहां पे पर्यटकों के लिए बहुत अच्छा इंतजाम होने वाला है और लगातार इस पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निरंतर काम भी कर रही है। हम अगर आज बनारस की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, जहां पर लोग जो है जाने के लिए पहले घबराते थे, लेकिन आज जो वहां के मार्ग हैं, रास्ते हैं, सबसे बड़ी बात है वहां पे कि वहां पे रुकने की और घूमने की ठीक ठाक व्यवस्था है। लोगों को लेकर आने जाने के लिए भी, अपने परिवार के साथ जाने को लेकर के भी उन्हें कोई असुविधा नहीं होती है। यानी कि जब कोई अपने परिवार के साथ जाता है, ऐसे पर्यटक स्थल पे जाता है जहां पर ईश्वर के दर्शन करना चाहता है, इसके साथ ही साथ में वहां पे अपने बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में घूमना चाहता है, तो ऐसे वो स्थान बन चुके हैं आज के समय में कि हम वो एक घूम सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। लेकिन एक कहावत ये भी है कि बनारस की सुबह और अवध की शाम, तो जिस तरीके से बनारस की सुबह होती है, हर व्यक्ति जो है बनारस की सुबह में वहां पे टहलना चाहता है, घूमना चाहता है। इसके साथ हम इलाहाबाद की अगर हम बात करते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर भी जो है काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है।
पिछले कुंभ की अगर हम बात करते हैं तो लगातार पर्यटकों का आने जाने का जो एक दौर था वो काफी ज्यादा हद तक पर्यटकों ने इस बार जो है ये इस गंगा में स्नान किया था। तो यानी कि कई गिनीज बुक द रिकॉर्ड टूटे हुए थे पिछले 2019 की अगर बात करते हैं, जो महाकुंभ की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ लगातार जो है जो शाही स्नान पड़ते हैं, उन स्नानों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी पर्यटक काफी भारी मात्रा में पहुंचते हैं। यानी कि एक बार फिर से संगम तट पे पहुंच करके स्नान करते हैं, साथ ही साथ में उसके बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जिस तरीके से योगी सरकार ने मार्गों को सजग बनाया है, साथ ही साथ में वहां रहने की व्यवस्था की अच्छी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, अच्छे अच्छे होटल्स बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात, वहां पर्यटकों के घूमने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। यानी कि जहां पर एक समय जो बैरिकेटिंग लग जाती थी, लोगों को जाने के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज उन समस्याओं से लोग जो है परे हो चुके हैं। शायद यही वजह है कि आज करोड़ों की संख्या में लोग जो है पर्यटक वहां पहुंचते हैं और वहां पे दर्शन करते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ प्रशांत कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार रुख कर लेते हैं चंद्रभूषण महाराज जी का। चंद्रभूषण जी, जब कोई धार्मिक स्थल विकसित होता है, जैसा कि अयोध्या, इस वक्त हर एक के जहन में राम बसे हुए हैं, तो इससे एक ये भी देखने को मिलता है कि हमारी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है या हमारी जो विचारधारा है, उसमें भी क्या आज की युवा पीढ़ी में, आम नागरिक की मानसिकता में, विचारधारा में एक मैसेज कन्वे करती है या एक बदलाव की उम्मीद जगाती है? हमारे साथ चंद्रभूषण जी नहीं है फिलहाल। प्रशांत कुमार जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत कुमार जी का रुख कर लेते हैं। प्रशांत कुमार जी, आज पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, अयोध्या, काशी और लगातार मथुरा का जिक्र, लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। विकास की राह क्या लगता है आने वाले समय में और तेजी से रफ्तार पकड़ेगी? जी निश्चित तौर पर सोनी जी, अभी मैं आपके संवाददाता संदीप जी को भी सुन रहा था, और पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में और 7 सालों से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जो भी काम किए उससे निश्चित तौर पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। और मोदी जी का इस पे विशेष प्रयास रहा है। उन्होंने सभी धार्मिक जो हमारे स्थल हैं, चाहे केदारनाथ जी हो, बद्रीनाथ जी हो, वहां पे कॉरिडोर बनाना हो, विंध्याचल धाम का कॉरिडोर बनाना हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर अभी बना है, आप लोग देख ही रहे हैं कितना अभी वहां पे काम हुआ है, और उसके बाद पर्यटकों की संख्या कितनी बढ़ गई, करोड़ों पर्यटक वहां पे आ रहे हैं। इस तरह बहुत सारे से तीर्थ स्थल है। अयोध्या का कायाकल्प लगातार हो ही रहा है। 3 साल 4 साल पहले हम लोग अयोध्या जाते थे, कब उस समय क्या स्थिति, आज सड़कों की, रेलवे लाइन की और एयरपोर्ट की क्या स्थिति, उसको उसमें क्या बदलाव हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। वृंदावन धाम में भी कॉरिडोर प्रस्तावित है, शीघ्र ही हाईकोर्ट से भी अनुमति मिल गई है, शीघ्र ही 1-2 साल के अंदर वृंदावन धाम में भी कॉरिडोर बन जाएगा। तो जब ये डेवलपमेंट के काम बढ़ते हैं, सड़क यातायात की सुविधाएं अच्छी होती हैं, कानून व्यवस्था अच्छी होती है, आवागमन के साधन सुलभ होते हैं, तो निश्चित तौर पर पर्यटकों भी अधिक संख्या में आते हैं, और उसका सीधा संबंध वहां के लोगों के रोजगार से होता है। उससे जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और जो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को लाभ मिलता है, और कहीं न कहीं उस जिले के, उस आसपास के कई जिलों की इकोनॉमी को भी बढ़ाने का काम करते हैं, साथ साथ राज्य सरकार को भी लाभ मिलता है। तो बड़ा अच्छा प्रयास है। और उत्तर प्रदेश तो धर्म की नगरी रही, यहाँ एक चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी, एक से एक बड़े पौराणिक और ऐतिहासिक, इसमें कोई संदेह नहीं है कि देखा जाए देश के मुखिया इस ओर प्रयासरत हैं, लेकिन लगातार ये भी कहा जाता है कि आस्था को व्यापार बनाकर रख दिया है। इस तरीके की भी प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां सामने आ जाती हैं। प्रशांत जी, देखिए, जिनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, काशी विश्वनाथ का भी अगर एग्जांपल लीजिए, 3 साल पहले काशी विश्वनाथ जी में क्या होता था, बिल्कुल सकरी गलियां होती थी, बदबूदार गलियां होती थी, वहां जाना बिल्कुल मुश्किल होता था, बरसात में इतनी बुरी हालत हो जाती थी, आप वहां पर जा नहीं सकते थे। आज वहां पे भव्य कॉरिडोर बन गया, आप गंगा जी से सीधा जल लेकर के काशी विश्वनाथ जी पर चढ़ा सकते हैं। हजारों लोगों की भी संख्या अगर वहां पे आ जाती है तो कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होती है। तो अब आप सबको अपना अपना देखने का नजरिया है, और व्यापार में क्या गलती है, अगर वहां पे लोगों को रोजगार मिल रहा है, टैक्सी वालों को रोजगार मिल रहा है, मिठाई और प्रसाद बेचने वालों को रोजगार, बिल्कुल, जितने भी लोग वहां पर स्टॉल्स लगाएंगे, जाहिर सी बात है उनको बेनिफिट, रोजगार मिलेगा। हमारे साथ इस बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुरेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं।
सुनिए जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जी। पूर्व में सरकारों ने केवल मस्जिदों का और मदरसों का ही विकास किया था, कभी मंदिरों की ओर पलट से नहीं देखा था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय योगी जी की इतनी देन है जो मंदिरों का विकास हो रहा है। अभी अयोध्या का ही विकास हुआ है, आगे मथुरा काशी का भी विकास होगा। अगर आपके 24 में माननीय प्रधानमंत्री की सीट से पहुंचेंगे तो मथुरा काशी भी इससे हट के देखने को मिलेगा। एक हिंदुओं की जीत होगी और साधु संतों का भी सम्मान बढ़ने का काम किया है माननीय योगी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हमारे साथ लगातार महामंडलेश्वर महाकालेश्वर से जुड़े हुए हैं स्वामी शैलेशानंद गिरी जी। शैलेशानंद जी, अगर देखा जाए ये आधुनिक युग है और इस युग में जो कल्पना है या मंदिर और जिस तरीके से मठ मंदिरों का निर्माण और उनको सहेजने की एक कोशिश, तो ये क्या आने वाले समय में जो पीढ़ी है इस युग की, उसकी विचारधारा में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? ये बात अलग है कि विकास को रफ्तार मिलेगी या और भी जो चीज़ें हैं उनको चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ विचारधारा में कितना बदलाव होगा? देखिए, सनातन का गौरव स्थापित होगा तो उनकी जो राष्ट्रीय गौरव है उनका, उसमें बेहताशा वृद्धि हो रही है जी। परंतु साथ में ये चीज भी कई बार चिंतन का विषय होता है कि इतना सब कुछ छोड़ने के बावजूद अवसाद से होने वाली आत्महत्या की दर में कमी नहीं आई है, तो ये बड़ा चिंतन का विषय है। यदि हमें युवाओं को वास्तविक राष्ट्रीय चरित्र की प्राप्ति करवानी है तो हम जितना हम सनातन का विकास करेंगे, तो सनातन का पहला अध्याय भी प्रारंभ हुआ है कि उसके जो जीर्ण शीर्ण पड़े हुए जो मंदिर थे उनका फिर से रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनको पूरा निर्माण किया जा रहा है। और साथ में ये रहे कि सनातन का जो वास्तविक ज्ञान है, और सनातन का वास्तविक ज्ञान वेदांत के जरिए 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद स्मृतियां इन सब के अंदर बिखरा पड़ा है। हम जब तक युवाओं को हमारी जो बेसिक या मौलिक ज्ञान की धारणाओं से नहीं जोड़ पाए तो हमारे लिए बेहद चिंतन का विषय हो सकता है, चिंता का विषय हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि महादेव का जैसे ही प्रसारण हुआ, महादेव को लेकर के युवाओं के अंदर रुचि बढ़ी, तो साथ में उनके नशे की लत में रुचि बनी, क्योंकि उनको गलत माध्यम से, गलत तरीके से, गलत विषयों को इस तरीके से समझा दिया गया कि महादेव जो थे वो नशे उनको चढ़ता था। तो आप भी लीजिए, महादेव ने गले में रोक लिया, वो तो पूरा अंदर ले लेते हैं। तो मतलब ये स्पष्ट है कि हम युवाओं को उनके मानस को इस आज के मॉडर्नाइजेशन के इस इम्पैक्ट के अंदर समझे कि वो चाहते क्या है। हम हमारे नगर को विशाल मंदिर दे देंगे, अच्छी बात है, हमने उनके अंदर आस्था का विकास करा, किंतु वहीं पर हमें ये भी देखना होगा कि वहाँ के ठेले वाले को रोजगार मिल रहा है, खुशी की बात है, वहाँ के खोमचे गुमची वालों को रोजगार मिल रहा है, खुशी की बात है, किंतु वहीं का यदि शैक्षणिक स्तर में उच्चतम युवा है उसको क्या मिल रहा है, ये हमें बहुत जल्दी इसका स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा कि वहाँ पे जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या IITs के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शैक्षणिक केंद्र भी उसी समानांतर गति से विकसित करें, क्योंकि सनातन यानी कि गुरुकुल वाली पद्धति पे वापसी करना होगा। जी बिल्कुल, वैदिक काल में से ही होता था, मठ मंदिर होते थे, शिक्षा के केंद्र होते थे, वहां पर गुणालय होते थे, शिवालय होते थे, न्यायालय होते थे। तो हमें इन तीनों चीजों को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि वहाँ की मेडिकल एमिनिटीज कितनी है, वहाँ का एजुकेशनल स्टेटस क्या है, वहाँ कितने IIT-IIMs हैं, इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पर कितने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं। साथ में हमें ये देखना होगा कि वहाँ के जो लॉ का जो स्थिति है, वहाँ के जस्टिस का क्या स्थिति, कि राम राज्य के अंदर सर्वांगीण सुख था, तो सुख की स्थापना के लिए हमें पैरेलल ऑन द सेम लेवल, ऑन द सेम प्रोपोर्शन हमें काम करना होगा, अन्यथा हम राम राज्य की उस तेजी के साथ स्थापना नहीं कर पाएंगे तो शायद मोदी जी के स्वप्न मैंने भी देखी हो और योगी जी ने भी देखी और हम सब देख रहे हैं। तो हम सब इस बात के लिए चिंतन में है और निरंतर रूप से हमारे इन राजनयिकों को हम संदेश दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, ताकि और तेजी के साथ हम सबका उपभोग हो, हम सबका सदुपयोग हो, हम सभी मिलकर के स्टार्ट को पुनः विश्व गुरु बनाएं। ये हमारी इच्छा है आपकी। बिल्कुल, एक विश्व गुरु बनाएं और इस ओर क्या कुछ प्रयास होने चाहिए उसको लेकर भी एक रणनीति तैयार करनी होगी सत्ता पक्ष को। चंद्रभूषण महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। कहते हैं आरण्य पद्धति का देश है हमारा,
जो यहाँ की संस्कृति है वो बहुत, क्योंकि ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, और ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है तो ऐसे में हर चीज़ के मायने ही बदल जाते हैं। और अब एक बार फिर उसी पद्धति पे लौटाना या इस नई जनरेशन को खींच कर ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये सिर्फ पर्यटन के लिहाज से बेहतर होगा या फिर उस विचारधारा के लिहाज से भी बेहतर होने वाला है? चंद्रभूषण जी, अनम्यूट कर लीजिएगा महाराज जी। जी, हमारे इस समाज के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको अपने आध्यात्म की तरफ जोड़ना, जो हिंदू, ये भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। इस समय कुछ समय के लिए जो धूल बढ़ गई है उसको जो है तत्कालिक सरकार ने छांटा है, जिसको कि पूरा विश्व जो है आज काशी देख रहा है, अयोध्या देख रहा है। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। तो अब जब उन आज के युवाओं को उसके मर्यादा, सबसे पहले रामराज की स्थापना की बात हो रही है, चलिए प्रभु रामचंद्र जी विराजमान हो जा रहे हैं। अभी स्वामी जी ने कितनी अच्छी बात कही कि जो है कि यहाँ पे साथ ही साथ सब कुछ का विकास, यहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज हो, सारी चीजें, एक आश्रम, एक वृहद आश्रम का रूप दीजिए जो हमारे पहले पौराणिक काल में हुआ करता था। पूरा भारत, हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, अभी हमको तो इतना जगह मिला जिसके हम उस चीज को जो है दर्शा रहे हैं। तो साथ ही साथ जो है हमारे यहाँ पे जो है शल्य चिकित्सा होती थी, क्या है आपका मेडिकल है, हमारे पास जो है वायुयान की शिक्षा हुआ करती थी हमारे आश्रम में। तो वो क्या है, ये सब जो एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। और सुनिए, हाँ, हमारे वैदिक तरफ में जाइए। हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने लोगों का जो ध्यान वैदिक तरफ खींचने के प्रयास कर रहे हैं। जिस समय पूरे दुनिया विश्व गुरु, क्यों कहते हैं, दावे से कहता हूँ हमारा भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। जिस समय पूरी दुनिया पढ़ना लिखना का, अक्षर का ज्ञान नहीं था, अक्षर का बोध नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, एक जानवर की तरह रहा करती थी। उस समय हम लोगों ने जो है एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी और एक ग्रह से दूसरे ग्रह का जो है भ्रमण किया करते थे कि हमारी उस ज्ञान के इसको जो है आग लगा दिया। जो है उन लोगों ने 6 महीने तक जो है नालंदा विश्वविद्यालय की पुस्तकें जलती रह गई। इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा विश्व गुरु का लिखा हुआ ये था। और हमारे उसी चीज की ओर ये पौराणिक वापस आए और साथ ही साथ हमारे मेडिकल को भी, उस सारी चीजों को सामने जो है हमारे युवाओं को सीखने को लिए दे। पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से, भारतवर्ष से लोग पढ़ने और सीखने के लिए आया करते थे और अब फिर आएंगे और फिर आएंगे। चलिए, एक बेहतर प्रयास, वो शिक्षा, वो टेक्नोलॉजी और वो क्वालिटी हमारे सनातन की आज दुनिया के सामने रिप्रेजेंट होने जा रही है। बिल्कुल। और उसीलिए पूरी दुनिया दृष्टि करके देख रही है हमारे भारत की तरफ। बिल्कुल, संभावनाएं बहुत ज्यादा है, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं प्रशांत कुमार जी का। प्रशांत कुमार जी, सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा तक ही सीमित नहीं रहना है। जैसा कि अभी हमारे साथ महामंडलेश्वर जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो छोटे छोटी जगहें हैं उन्हें भी विकसित करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अगर हम कानपुर का जिक्र करें, उद्योग नगरी है और यहाँ पर बिठूर का नाम आपने सुना होगा, तो यहाँ पर भी बहुत सारा इतिहास छिपा हुआ है और ऐसी न जाने कितनी जगहें हैं जिनको लगता है अभी विकसित करने की जरूरत है, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जी, निश्चित तौर पर अभी जैसे जिस तरीके से बड़े मंदिर हैं, बड़े धाम है, चूंकि वहां पे संख्या अधिक आती है, श्रद्धालु अधिक आते हैं, वहां पर सरकार अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा अन्य भी जो इस तरह के धार्मिक पौराणिक स्थल हैं, उनका भी विकास करने के लिए, वहां भी सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार संकल्पित है। और स्वामी जी ने बिल्कुल सही बात है कि हमें धार्मिक विकास के साथ साथ जो लोगों का शैक्षणिक विकास वो भी करने की आवश्यकता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। आज लगभग 55 से अधिक जो है मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुल चुके हैं और हमारा लक्ष्य की जो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, हर 75 जिले में अपना एक मेडिकल कॉलेज हो। और आज उत्तर प्रदेश में स्थिति है कि लगभग 70 से 80 किलोमीटर में आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसी के साथ में IIT से लेकर के सभी शिक्षा संस्थान, चाहे विश्वविद्यालय हो, निजी विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो, उनके सबकी भी लगातार संख्या बढ़ रही है। हम लोग सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं। चूंकि धर्म को हम लोगों ने एक रोजगार से भी जोड़ा है कि कहीं न कहीं बिल्कुल सबका साथ सबका विकास हो, इसको चरितार्थ करना होगा। महामंडलेश्वर जी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। हमारे शैलेशानंद गिरी जी जुड़े हुए हैं। भविष्य में क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? सुखद भविष्य दिख रहा है, इसलिए हम लोग चिंतन में हैं कि और इसको और बेहतर कैसे कर पाए। क्योंकि देखिएगा
कि हमारा जो भारत है उसको अखंड भारत की श्रेणी में अब हम रखने वाले हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर हम जा रहे हैं तो वहां पर सनातन के मंदिरों की स्थापना हो रही है। इंडोनेशिया गए, आप एक उल्लेख करूंगा कि साउथ कोरिया की पिछली यात्रा थी 2 महीने पहले, तो वहां पर मैंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति राम के बारे में जानना चाह रहा था। तब उनको बताया कि भाई सूरी रत्ना जो हमारी अयोध्या की राजकुमारी थी तो दक्षिण कोरिया के राजकुमार के साथ ब्याही गई, तो आपका हमारा से तो वो बड़ा लंबा संबंध है। तो आज भारत की तरफ, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि संपूर्ण विश्व के आंसुओं की तरह आपकी ओर तक रहा है, एक चमत्कार भारत से निकलेगा और संपूर्ण विश्व को सरोबार कर देगा। तो स्पष्ट होता है कि हम अपने आप को बंधनों से मुक्त करें, हम अपने आप को सनातन धर्म के तहत तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मानते हैं, परंतु उसकी मौलिक अवधारणा जो है उसको कहीं से भी खंडित न होने दे, तो हम निश्चय ही आने वाला हमारा जो भारत है तो अखंड भारत होगा, और अखंड भारत के साथ में ये एकमात्र जिसे कह सकते हैं विश्व का सबसे ताकतवर हिंदू राष्ट्र होगा। बिल्कुल, आने वाले समय में। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से प्रयास हैं सत्ता पक्ष के वो सार्थक होते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम संभावनाएं आने वाले समय के लिहाज से नजर आ रही हैं, और वाकई जो मौलिक महत्व है उनको सहेजने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से पिछले 9 साल का जो रिकॉर्ड निकलकर सामने आया है कि वाकई टूरिज्म को बढ़ावा मिला है, पर्यटन को बढ़ावा मिला है और विकास को एक रफ्तार मिली है, तो इससे और ज़्यादा देखा जाए इस ओर ध्यान देना होगा और काम करना होगा ताकि और ज़्यादा इसको सहेजा जा सके।